नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम जनवाणी में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन विषयों पर जिनका सीधा संबंध रहता है आपसे और हमसे। इस कार्यक्रम में हमें मिलती है विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद जानकारी। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नाबार्ड की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर। नाबार्ड यानी भारत सरकार की एक वित्तीय संस्था जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सदा कार्यरत है। क्या है ये योजनाएं, कैसे इनका लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण नाबार्ड से उप महाप्रबंधक संजीव शर्मा जी। संजीव जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी से बातों का सिलसिला शुरू हो इससे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसके लिए आप नोट कीजिए हमारे नंबर्स हैं। हमारा कोड है 0177 और हमारे नंबर्स है 28000177 और 28000178। तो संजीव जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। संजीव जी, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के बारे में, तो सबसे पहले आपसे नाबार्ड के बारे में जानना चाहेंगे कि नाबार्ड आखिर है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करता है। नाबार्ड एक भारत सरकार द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो पार्लियामेंट के एक्ट के अनुसार बनाई गई, कि 1982 में बनाई गई जी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। आपको मालूम ही है कि भारतवर्ष की अधिकतर जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और ये एरिया इतना बड़ा है कि इसके लिए भारत सरकार ने सोचा कि एक अलग से एक बैंक बनाया जाए, तो नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में जी। तो नाबार्ड के जो क्षेत्र हैं उसमें मुख्यतः कृषि क्षेत्र को जो है ऋण की सुविधाएं उन किसानों तक पहुंचे, वो इसका मुख्य वो एरिया है। दूसरा है क्रेडिट प्लानिंग, मतलब योजनाएं बनानी है जो किसानों तक पहुंचे, जो जमीनी स्तर पर किसान लोग काम कर रहे हैं उनको। तीसरा है जो जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में सर्व करिए, जैसे सहकारी बैंक हो गए, ग्रामीण विकास बैंक हो गए, उन बैंकों का निरीक्षण करना ताकि वो अच्छे सुचारू रूप से काम करें और हमारे जो जितने भी लाभार्थी हैं उनका फायदा हो जी। संजीव जी, जिस तरह से आपका जो कार्य क्षेत्र रहता है वो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें आपका विकास है, पर्यवेक्षण है और हम कह सकते हैं डेवलपमेंट का जो कार्य है वो रहता है। तो ये किस प्रकार से जो है ये कार्य किया जाता है जी? जो 3 स्तर है इनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये कार्य करता है। तो जैसे मैंने कहा भी 3 चीज़ें पहले भी कही है जी। तो आपने कहा विकास, तो विकास के क्षेत्र में हम मतलब किसानों के विकास की बात भी करते हैं और जो संस्थाएं हैं जितनी भी उनके विकास की बात भी करते हैं। किसानों के विकास के लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उन तक पहुंचती हैं, और जैसे वाटरशेड योजना है, हमारी एफपीओ की योजना है, स्वयं सहायता समूह की योजना है, जेएलजी है। इसी तरह से बैंकों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएँ हम लोग देते हैं और बैंकों के जितना स्टाफ है, जैसे सहकारी बैंक है या ग्रामीण बैंक है, उन बैंकों के स्टाफ को प्रशिक्षण देना है, कहीं एक्सपोजर विजिट पे बाहर भेजना है, तो उन संस्थानों के लिए कोई कार्यशाला करनी है ताकि वो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा निर्देशों का पालन करें, तो वो संस्थाओं का भी विकास का कार्य भी हम करते हैं जी। यदि हम उद्देश्य की बात करें कि नाबार्ड जो है, जिस तरह से हम बात करते हैं वित्तीय संस्था है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यरत है, तो किस उद्देश्य के साथ जो है इसका कार्य जो है वो आगे किया जाता है? तो उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य जैसे नाबार्ड का एक लाइन में मैं कह दूंगा, गांव बढ़े तो देश बढ़े जी। तो इसी लाइन के ऊपर हम कार्य करते हैं कि जो भी हमारी जो जितनी भी स्कीमें हैं वो धरातल तक पहुँचे और एक गांव का विकास हो, गांव से मतलब ज़िले का विकास हो, ज़िले से पूरे देश का विकास हो। तो जितनी भी योजनाएं भारत सरकार, नाबार्ड, बैंकों के माध्यम से चल रही है वो हम जो है ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे जिला विकास प्रबंधक रहते हैं, हर जिला में मौजूद रहते हैं, तो हमारे किसान वहां तक पहुंचकर उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और जिला में और भी अधिकारी रहते हैं जिससे ये इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जी। यदि हम इन योजनाओं की महत्वता की बात करें और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए, तो वो आप कितना ज़्यादा देखते हैं? क्योंकि नाबार्ड का ध्येय यही है कि हर किसान की आमदन बढ़े और किसान एक जो है हमें 3 टाइम का खाना भी दे रहा है जी। तो हमें किसानों के और पूरे देश का जो पेट भरता है किसान,
तो जितनी भी स्कीमें नाबार्ड के थ्रू जाती हैं वो उसका अल्टीमेट एम यही होता है कि हमारे जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जैसे आपको पता है कि भारतवर्ष के लगभग जो किसान है वो 86% जो है छोटे किसान ही हैं जी। तो उन किसानों तक बहुत सारी योजनाएं जो पहुंच नहीं पाती है, तो हम यही चाहते हैं कि योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचे, इनका प्रचार प्रसार हो ताकि वो अपने छोटे छोटे इकाई लगाएं, अपनी आमदन बढ़े और जो भी वो प्रोडक्ट या उत्पाद उनके बन रहे हैं वो जो आम लोगों तक पहुँचें और उनको उन उत्पादों का अच्छा मूल्य मिले। और जो जैसे सरकार भी कहती है कि किसानों की आय हमने डबल करनी है, तो ये तभी डबल हो पाएगी जब बहुत सारी जितनी भी स्कीमें हैं सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो उन योजनाओं का ये लाभ उठा सकें किसान लोग। जी। संजीव जी, बात करें आपकी योजनाओं की, जो नाबार्ड द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो कौन कौन सी हैं, थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे अलग अलग स्कीम्स के बारे में। जैसे मैंने कहा योजना तो बहुत सारी है, पर कुछ इस तरह की स्कीम्स होती है जो भारत सरकार के द्वारा नाबार्ड के माध्यम से इम्प्लीमेंट होती है, जो किसानों तक पहुँची हैं और बैंकों के माध्यम से भी इम्प्लीमेंट होती है। तो उसमें जैसे आज हम बात भी करेंगे, जैसे एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स है जी। फिर AIF है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसकी स्कीम है। फिर एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर की स्कीम्स है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं हम लोग जी। और एक नेशनल लाइवलीहुड मिशन है जो पशुधन योजना, राष्ट्रीय पशुधन स्कीम है। इन योजनाओं जिसमें जो सब्सिडी ये भी किसानों को मिलती है और रियायती दर पर उनको जो है लोन भी मिलता है, जिसमें ब्याज में उनको कुछ रियायत भी मिलती है। और भारत सरकार द्वारा अन्य सुविधाएं भी हैं इसमें, जैसे कि लोन के ऊपर जो सिक्योरिटीज़ हैं वो लगभग 2 करोड़ तक के अगर कोई इकाई लगाता है तो भारत सरकार उसकी लोन की रीपेमेंट की गारंटी भी बैंकों को देती है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा जो है जैसे मैंने कहा स्वयं सहायता समूह जो गाँव में बनते हैं, JLG है उनके आजकल संयुक्त देयता समूह, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, 4 लोगों का समूह है। ये तो दूसरी तरह के जो ग्रुप है जो नॉन एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र में किसान लोग भी, क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं यहाँ पर हैं लगभग बहुत सारे, तो वो अपने समूह बनाते हैं 50 या 100 की संख्या में मिलकर। तो आजकल उनको हम किसान उत्पादक संगठन भी कहते हैं, FPOs। तो उसके ऊपर भी भारत सरकार की भी स्कीम्स है और नाबार्ड भी FPO बनाने में काफ़ी सहयोग कर रहा है और राज्य सरकार का भी इसमें पूर्ण सहयोग रहता है। इसमें छोटे छोटे किसान जो है उनके पास ज़्यादा मतलब जिस तरह जैसे पैसे की कमी रहती है तो वो बैंकों से ऋण भी ले सकते हैं या इकट्ठे होकर कोई बड़ा असेट क्रिएट करते हैं, जैसे कोल्ड स्टोर हो गया, गोदाम हो गया, इस तरह के बड़े चीज़ें बना सकते हैं और सभी किसान अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं और जितना भी उनका सामान है वो कुछ समय को होल्ड करके आगे मार्केट में बेच सकते हैं। तो किसान इन सुविधाओं का इकट्ठे होकर भी FPO के माध्यम से भी बेनिफिट ले सकते हैं। जी। संजीव जी, आपने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में हमें बताया, तो हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं वो कुछ स्कीम्स के बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें और जो दर्शक हमें देख रहे हैं और फ़ोन के माध्यम से वो हमसे जुड़ना चाहें और उससे जुड़े कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो भी ज़रूर आपसे पूछें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे, जो आपकी पहली स्कीम आपने कहा AMI, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये योजना क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करती है और किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई। एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कीम है ये इनिशियली इस स्कीम से पहले एक जो ग्रामीण भंडारण की योजना भी थी जो 2000 के आसपास से चली पड़ी थी। तो अब आजकल ये न्यू एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी इसको कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे इसमें बदलाव हुए, बहुत सारी स्कीमें इसमें मर्ज हो गई हैं। तो इसमें जो ग्रामीण भंडारण मतलब किसान लोग अपना उत्पादन को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया स्टडी में भी कि भारतवर्ष के जितना भी अनाज हम यहाँ पैदा होता है उसको लगभग 15 से 20% जो है वो वेस्ट हो जाता है, मतलब मार्केट में जाने से पहले वेस्ट हो जाता है। तो और ये वाली स्थिति जो अन्य देशों में इस तरह नहीं है, वहाँ 5% तक ही वेस्ट होता है। तो उसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है सुविधा होनी चाहिए ताकि किसान लोग जैसे उनकी फसल आए या अनाज आए वो अपने गोदाम में रख सकते हैं और उसके बाद उसकी अपनी शॉर्टिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग इस तरह की सुविधाएं वहाँ पर करके उसके बाद उस प्रोडक्ट को वो मार्केट में ले जा सकते हैं। और जैसे एक साथ जब भी कोई भी चीज़ या सब्जी या अनाज पैदा होता है तो उसका रेट कम होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ जाती है। पर अगर किसान उसको होल्ड करके रख सकता है, अगर उसके पास क्षमता है इस तरह की, अगर उसके पास चीज़ें हैं, अगर गोदाम है, कोल्ड स्टोर है, तो कुछ समय के लिए उसको होल्ड कर सकता है और जब मार्केट में अच्छे रेट मिल सके तो उस रेट को वो आगे भेज सकता है। तो AMI की जो स्कीम है इस तरह की सुविधा के लिए है। AMI की स्कीम में लगभग इसमें 1 करोड़ 33 लाख तक के
मतलब गोदाम अगर वो बनाते हैं 10,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का, तो 33% सब्सिडी है यहाँ पर हिमाचल में, और जो SC/ST महिलाओं के लिए भी 33% की सब्सिडी है। तो वो इस तरह के जो गोदाम चाहते हैं, छोटे गोदाम मतलब 50 मीट्रिक टन कैपेसिटी से लेके 10,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी के गोदाम वो बना सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑयल मिल वगैरह कुछ उन्होंने अगर बनानी है, या कुछ उसके राइस मिल वगैरह है, तो उसमें भी 30 लाख तक की सब्सिडी का इसके ऊपर जो प्रावधान है। और अगर उनको इसमें जो है अपना जो मार्जिन है 20% लगाना पड़ता है, और बाकी जो है जो पैसा बचता है वो बैंकों से वो लोन ले सकते हैं। और ये जितनी भी योजना है ये बैंक ऋण से ही संबंधित है, क्योंकि इसके लिए बैंक लोन उनको लेना पड़ता ही है और अनिवार्य भी है। और इन योजनाओं की जो इस योजना की उन्होंने अगर सुविधा लेनी है तो अपने वो संबंधित शाखा प्रबंधक या ब्रांच मैनेजर या जिला में हमारे जो नाबार्ड के DDM है उनसे संपर्क करते हैं। इसके अलावा जो है जिला में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, LDM होते हैं, वहाँ पर भी जाकर बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है उनका वो वहाँ पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और आगे इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इनका एक पोर्टल भी है, उसके ऊपर भी जाके ये ले सकते हैं। उसका dmi.gov.in पोर्टल के ऊपर भी जाके इस जो स्कीम की गाइडलाइन उसके ऊपर उपलब्ध है। जी, जिस तरह से आपने संजीव जी लोन की बात की, तो बैंक के साथ जो है संपर्क बनाया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, जो भी किसान है, उसे जो है बैंकों से जोड़ा जाता है। तो जो ये कार्य है, क्या ये किसान द्वारा खुद किया जाता है या जो आपके अधिकारी होते हैं वो उनका संपर्क जो है वो बैंक के साथ करते हैं? जो ये लोन का सारा कार्य रहता है ये किस तरह से किया जाता है? क्योंकि जैसे किसान अपनी आवश्यकता अनुसार सबसे पहले तो उसको अपने आप को ये वो करना है कि उसे करना क्या है जी। तो उसके लिए तो दूसरा आदमी तो उसको ये नहीं बताया कि आप ये करिए। वो अपनी आवश्यकता अनुसार या उसकी जो जिसमें उसकी महारत है या स्किल है उस योजना को लेकर वो अपने ब्रांच मैनेजर के पास जा सकता है जी। अगर ब्रांच मैनेजर को उसमें अगर कुछ कठिनाई आती है या स्कीम का पता नहीं है तो वो नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक के पास पहुंच सकता है, जहां से इसकी पूरी गाइडलाइन उनको दी जा सकती है। इसके लिए भी इसके लिए और अन्य जितनी भी स्कीमें होती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी, नाबार्ड द्वारा भी, मतलब हर ब्लॉक में जो है फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर होते हैं, FLCs जो बैंकों के होते हैं, और बहुत सारी योजना जितनी भी आती है उन योजनाओं के कैंप वगैरह वो गांव-गांव में कैंप लगाते हैं और इन योजनाओं की जानकारी भी उनको देते हैं, तो वो किसान उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क में जा सकते हैं। जी संजीव जी, अब दूसरी स्कीम की ओर बढ़ना चाहेंगे। AIF की आपने बात की थी, उसके बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये स्कीम कैसे है और जो लाभार्थी हैं वो किस तरह से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। AIF जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है ये भारत सरकार द्वारा जैसे कोविड आया था जी उस टाइम लॉन्च किया गया था, तो 20,000 करोड़ का था उस टाइम फंड, पर अब इस स्कीम को 10 सालों के लिए लागू कर दिया गया है और 3 साल का और एक्सटेंशन मिलकर 2033 तक ये स्कीम लागू है और 1 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा फंड है और इसमें जितना भी पैसा ये बैंकों के माध्यम से किसानों को मिलेगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे हमने AMI की बात की वैसे ही इसमें है। इसमें इस तरह की सुविधा है कि किसानों को अगर वो 2 करोड़ तक के कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है जी तो और उसके लिए बैंक जब लोन देता है तो बैंक एश्योरेंस लेता है, एश्योरिटी लेता है कि आप लोन कैसे वापस करोगे जी। तो उसमें बैंक को कुछ नहीं, मतलब जो किसान है उसको कुछ नहीं देना है जी। उसमें भारत सरकार द्वारा एश्योरेंस दी गई है कि 2 करोड़ तक की लोन जो है वो भारत सरकार द्वारा अगर किसान किसी कारणवश नहीं दे पाता है तो वो उसके ऊपर गारंटी है जी। तो एक तो ये सुविधा उसके ऊपर लेता है। दूसरा जो ये बैंकों से लोन मिलेगा वो ये उनको सिर्फ 9% पर ही मिलेगा, उससे ज़्यादा बैंक चार्ज नहीं कर सकता है जी। और ये 7 साल तक का लोन होगा उनका और अगर समय पर ये किसान टाइम पर लोन चुकाता रहता है अपनी किस्तें जो बैंक द्वारा की गई है तो 3% का इसमें जो है इंटरेस्ट या ब्याज में जो है छूट या क्या कहते हैं उसमें रियायत भी है जी। तो ये सारी सुविधाएं ले सकता है। इस बार बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर रहती हैं, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। और यहाँ पे इसमें जो 1 लाख करोड़ मैंने बताया पूरे भारतवर्ष का टारगेट है। यहाँ हिमाचल की बात करें तो यहाँ 925 करोड़ का टारगेट है, यहाँ लक्ष्य रखा गया तो जो 2025-26 तक हम लोगों को बांटना है और उसके बाद भी स्कीम जो आगे 7 साल तक जारी रहेगी क्योंकि 7 साल का टाइम रहता है जी। तो अभी तक इस योजना में लगभग 125 लोगों ने इसमें बेनिफिट ले लिया है और 60 करोड़ के आसपास का इसमें जो है योगदान जो है जा चुका है, जो जिन लोगों ने बेनिफिट लिया है जी। तो इसमें जो बेनिफिशियरी होते हैं किसान भी होते हैं, किसान उत्पादक संगठन भी होते हैं
और पैक्स होते हैं जो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो भी इस सुविधा का बेनिफिट ले सकते हैं। जी, यदि आवेदन करने की बात करें इस योजना के लिए तो किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है? इस योजना के आवेदन करने के लिए भारत सरकार की एक वेबसाइट है, उसका जो है वो agriinfra.dac.gov.in पे है। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी के नाम से पोर्टल है। उसके ऊपर किसान को अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर उसके ऊपर रजिस्टर करना है। OTP आएगा तो उसके बाद वो बाकी सारी डिटेल उस पर लिखेगा कि उसने किस तरह की सुविधा बनानी है, मार्केटिंग के लिए कुछ करना है, गोदाम या कोल्ड स्टोर बनाने हैं, तो उसके ऊपर ये अप्लाई कर देगा। और इसके लिए हमारे यहाँ पर राज्य जो स्तर पर कृषि विभाग है वहाँ पर एक PMU का गठन किया गया है जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखती है और लोगों को जागरूक भी करती है, प्रोजेक्ट बनाने में सुविधा करती है और बैंकों तक को जाके उनकी हेल्प करती है कि किस तरह से लोन के लिए अप्लाई किया जाए, DPR, मॉडल DPR या कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाए जी। तो ये कृषि विभाग में अपनी जो PMU की यूनिट है ये इसके डायरेक्टली मॉनिटरिंग भी कर रही है जी। तो वो इस पोर्टल पे जाकर ऊपर भी करते हैं और जो लोग अगर जिनको इंटरनेट या इस तरह के जो ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं तो किसान में जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जिला स्तर पर जो DDM या जिला विकास प्रबंधक होते हैं या बैंक मैनेजर से मिल सकते हैं या एग्रीकल्चर के जो अधिकारी होते हैं उनसे भी संपर्क करके योजना की जानकारी लेकर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं जी। ये जो लोग इन साइट्स पे नहीं जा सकते हैं वो सीधे तौर पर जो है आपके अधिकारियों से मिल सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संजीव जी, आपकी एक और स्कीम है ACABC, इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि आखिर ये स्कीम क्या है और किस प्रकार से ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किसानों के लिए कार्य कर रही है? एक्चुअली एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर की जो स्कीम है ये इसका दो मकसद है। एक तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रेजुएट होते हैं या जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में या +2 में एग्रीकल्चर भी पढ़ा है जी। वो इस योजना को लगा सकता है। ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ जिस तरह डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल सकता है इस तरह ये एग्रीकल्चर के क्लिनिक और बिजनेस सेंटर खोल सकते हैं जी। और किसान लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, उठा भी सकते हैं। एग्री क्लिनिक में बहुत सारी इसमें सुविधाएं जो है वो देते हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे, जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मशरूम फार्मिंग है, एग्रीकल्चर की यूनिट है, IT कियोस्क है, मौसम की जानकारी, पानी मिट्टी की जांच, उनको खाद बीज के बारे में जानकारी और IT से रिलेटेड और भी चीज़ें उनको दे सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर खोल के उनको सुविधा दे सकते हैं किसानों को और किसानों को इकट्ठा करके उनको एक सोसाइटी या उनका संगठन FPO वगैरह बनाकर भी अगले सुविधाएं देते हैं। तो इस योजना में जो सब्सिडी का पैटर्न है वो लगभग 44% है। तो और ये एक व्यक्ति अगर इस योजना का लाभ लेता है तो वो 20 लाख तक की योजना बना सकता है और उससे वो 44% की सब्सिडी लेता है। अगर 5 लोग बनाते हैं ग्रुप में तो वो 1 करोड़ तक की योजना बना सकते हैं मिलकर। तो इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा मतलब सेटअप वो तैयार कर सकते हैं जिससे किसानों को मैसेज भी जा सकता है कि ये मौसम ख़राब होने वाला है या कौन से बीज लगाए जाएं, किस तरह का इसके ऊपर जो स्प्रे किया जाए, वो सारी चीज़ें ये जानकारी देता है। ये फ्री भी दे सकते हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे सकते हैं। तो ये उनको डिपेंड करता है किस तरह से उनका सेटअप है, किस तरह से उन्होंने सब्सिडी ली है। तो एक योजना ये भी है कि मतलब आय भी बढ़ेगी अपनी खुद की भी और किसानों की आय बढ़ाने का भी साधन है जी। संजीव जी, जिस तरह से आपने ये एग्री क्लिनिक्स के बारे में बात की और जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं मुख्यतः ये उनके लिए है, तो क्या इसमें किसी तरह का ये क्लिनिक शुरू करने से पहले किसी तरह की ट्रेनिंग का प्रावधान भी है? क्या उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, इसमें उनको ये योजना में लाभ लेने से पहले उनको ट्रेनिंग होना जरूरी है जी। जो ट्रेनिंग मैनेज के माध्यम से हैदराबाद में सेंटर है वो उनकी होती है और हमारे हिमाचल में पालमपुर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें इनका सेंटर है और जो नोडल ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद ये योजना में सब्सिडी वगैरह ये उपलब्ध करते हैं जी। संजीव जी, ये सारी जो आपकी योजनाएं थी कृषि से जुड़ी हुई थी, किस तरह से उनका संगठन किया जा सकता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन पर भी बहुत ज़्यादा कार्य किया जाता है, तो उससे जुड़ी आपकी कोई स्कीम हो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो स्पेशली जो है आप पशुधन को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। एक भारत सरकार की योजना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जी, राष्ट्रीय पशुधन योजना जी। ये पहले 2022 से पहले ये नाबार्ड के पास ही था ये इसका सब्सिडी पैटर्न। तो 2022 के बाद अब ये सिडबी के माध्यम से रूट हो रहा है। तो जितने भी इस किसान हैं इसमें छोटे जो उनके पास एनिमल होते हैं जैसे शीप, गोट, पिगर या भेड़ बकरी या इस तरह के जो है ना पिग पालन में या पोल्ट्री में
इस तरह की योजना है उसके लिए, तो वो लगभग मतलब छोटी से छोटी यूनिट जैसे 100 बकरियां उनको लेनी है उससे लेके और 500 बकरियों तक की यूनिट है इसमें, और 10 लाख से लेके 50 लाख तक की सब्सिडी है। 50% सब्सिडी का इसमें जो है वो दिया गया है, क्योंकि यहाँ हिमाचल में वो जो ऊपरी क्षेत्र है, चंबा है, भरमौर, पांगी, इस तरह अन्य क्षेत्रों में भेड़ बकरी और इसका ज़्यादा व्यवसाय होता है, तो वो किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा में इसके अंदर जो पिगरी का भी है, पिग डेवलपमेंट भी है, वो 50 से 100 उसमें ले सकते हैं, और 15 से लगभग उसमें 30 लाख तक का उसमें सब्सिडी का प्रावधान है, वो भी 50% है जी। जहाँ पोल्ट्री की बात करें, मुर्गी पालन या बैकयार्ड पोल्ट्री हम करते हैं, तो उसमें पोल्ट्री के लिए भी किसान लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसमें भी लगभग 25 लाख तक की सुविधा उनको मिलती है जी। तो इन सुविधाओं, इसके अलावा पशुधन के, जहाँ पशुओं को जैसे फीड, फॉडर जैसे उस तरह की सुविधाएं भी चाहिए होती है, तो उसमें भी जो है 20,000 प्रति यूनिट जो है सब्सिडी दी जाती है किसानों को, तो वो सब्सिडी ले सकते हैं। फिर कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि चारे की कमी रह जाती है, तो साइलेज मेकिंग एक चीज़ होती है, यूनिट है, उसमें भी सब्सिडी है, तो वो उसमें भी कंपोनेंट है, तो उसमें लगभग 50 लाख तक की यूनिट वो लगा सकते हैं, और ये 50% सब्सिडी है, तो किसान लोग उन सुविधाओं का बेनिफिट भी ले सकते हैं जी। यदि इस योजना के लिए, मुख्यतः जो ये पशुधन से जुड़ी योजना है, इसके लिए कोई जो है इसमें अप्लाई करना चाहता है, तो वो किस प्रकार से आवेदन कर सकता है, किस तरह से जो लाभार्थी है वो लाभ प्राप्त कर सकता है? इसमें एक जो पोर्टल जो है बनाया गया है, उसका नाम है उद्यमी मित्रा .in पोर्टल। उद्यमी मित्रा पोर्टल पे जाके ऊपर ये अपना रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर इनकी वेरियस कमेटियाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे रहती है, तो उसकी स्क्रूटनाइज करके जो कौन एलिजिबल पात्र हैं फिर उनको सुविधा दी जाती है इसमें। जी। संजीव जी, जिस तरह से आपने काफ़ी सारी हमें योजनाओं के बारे में बताया कि किस तरह से लोग उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो योजनाएं हैं ये किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं, या फिर इसका लाभ जो है वो हर क्षेत्र में लोग प्राप्त कर सकते हैं? जितनी मैंने योजनाएं की बात की, और जैसे नाबार्ड के थ्रू कोई भी योजना अगर इम्प्लीमेंट होती है तो वो भारत के हर कोने कोने में इम्प्लीमेंट हो रही है, क्योंकि नाबार्ड तो पूरे भारतवर्ष में है। हर प्रदेश की राजधानी में हमारा जो कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय जिसे कहते हैं, और पूरे देश के हर जिला में हमारा एक व्यक्ति रहता है जिसे हम जिला विकास प्रबंधक कहते हैं। तो ये योजना जितनी भी मैंने कहा, ये हर पूरे के पूरे भारतवर्ष में लागू हैं, और इसमें सारे किसान, जितने जो भी एलिजिबल किसान हैं, वो इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। संजीव जी, आपने बैंक्स की बात की, जो लोन की सुविधा है वो बैंक के माध्यम से मिलती है, और जो नाबार्ड है वो एक तरह का बैंक ही है, कृषि बैंक ही है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि हिमाचल में ऐसे कौन कौन से बैंक हैं जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं? इसमें ऐसा है कि जितने भी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा के प्राधिकारी या उनको लाइसेंस दिया गया है, वो सभी बैंक नाबार्ड से सुविधा ले सकते हैं। खासकर जो मतलब सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और जितने भी कमर्शियल बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं, तो सारी सुविधाओं का इन स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और जो बाकी जो जैसे अन्य बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, HDFC, एक्सिस, इस तरह के बैंक भी, वो भी इसके पात्र हैं। तो किसान का जहाँ पर भी अकाउंट हो, उस ब्रांच के माध्यम से उन स्कीमों की जो है सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जी। संजीव जी, जिस तरह से हम आज के समय में स्वरोजगार की बहुत बात करते हैं, तो क्या नाबार्ड जो है वो स्वरोजगार के लिए भी द्वार खोलता है? जितनी भी योजनाएं मैंने बताई है, सब स्वराज के ऊपर ही आधारित है जी। मतलब स्वरोजगार, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जैसे पशुधन की योजना है, वो अपना सेटअप करेंगे, उनकी आय भी बढ़ेगी और देश के लिए उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे मिल्क का प्रोडक्शन बनेगा, मीट का प्रोडक्शन होगा। ऐसे किसान की योजना है, जैसे एग्री क्लिनिक की बताई, एग्री क्लिनिक जो सेटअप करेगा पहले तो उसका स्वरोजगार होगा, और अन्य लोगों को भी वो रख सकता है, और किसानों को उनकी आमदन बढ़ाने में वो उनको एक्सपर्ट एडवाइस देगा। और ये तो हुई किसानों जो स्कीमों की बात। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, स्वयं सहायता समूह हो गए और JLG हो गए, और अन्य जो गाँव क्षेत्र में नौजवान होते हैं, उनके लिए भी हम जो है अलग अलग तरह के प्रशिक्षण जो रहते हैं उसके लिए सुविधा देते हैं, ग्रांट देते हैं। तो वो भी जो है NGO के माध्यम से नाबार्ड से सहायता लेते हैं, और उनको हम ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग। जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश ज़रूर दें कि वो किस तरह से नाबार्ड से जुड़े।
मेरा कहना है कि नाबार्ड से तो जुड़िए पर आप अपनी ब्रांच या अपनी शाखा से संपर्क करें और या नहीं अगर वहाँ पर इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं अगर जानकारी नहीं मिलती है तो नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक हर जिला में उपस्थित है और नहीं तो बैंक के जो अधिकारी होते हैं LDM बोलते हैं उनको लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उनसे संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लें और गाँव में जितने भी वित्तीय साक्षरता के कैंप लग रहे हैं उनका फ़ायदा उठाएं और मैक्सिमम किसानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं अगर नहीं है। जी, आप कार्यक्रम में आए संजीव जी और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से नाबार्ड के माध्यम से हम बहुत सारी जो है स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।